रिवीजन करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। तो इसके रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, इससे आपको जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाएगा। पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। इसमें 3 चीज़ें हैं जो है वो याद रखने के लिए। पहला चीज़ ये कि इकोनॉमिक सर्वे, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज कर, जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला आपका तो क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय या रिलीज्ड बाय, तो उसमें ऑप्शंस दिए होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लगाना है। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, तो ये दोनों चीज़ जो है सेम ही है। HDR दिया हो या HDI दिया हो, ये रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम। उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है आपका वर्ल्ड बैंक। तो ये ऑब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट मेजरिंग इंडिकेटर। कौन से डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग किन चीज़ों को एज इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं? तो हम यहाँ पे एक इनकम जो होता है वो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है किसी भी इंसान के, किसी पर्सन के या किसी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। तो इनकम हम देखते हैं, या उसके बाद अब सिर्फ इनकम नहीं देखा जाता, अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स और हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मतलब पहले ये जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है चेक करने का, तो उसमें हम लोग इनकम देखते थे, लेकिन अब जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो इनकम के अलावा हम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखते हैं कि वहाँ जो जिस कंट्री का हम चेक कर रहे हैं वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कितना पोल्यूशन फ्री है, कितना सेफ है। फिर सोशल सिक्योरिटी देखते हैं, मतलब कि क्राइम रेट किसी समाज में कितना ज़्यादा हो रहा है, किसी सिटी में क्या है, मतलब क्राइम रेट कितना है, या लोगों के लिए रहने के लिए कितनी फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है, तो सोशल सिक्योरिटी कितना है, सेफ्टी कितनी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ कंसीडर करेंगे हम जब हम डेवलपमेंट को किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट चेक करेंगे, तो इनकम के अलावा हम ये 3 पॉइंट्स भी कंसीडर करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है इनकम मेथड। अब देखो हम लोग जो इनकम का जो मेथड होता है, यानी कि हम सिर्फ उस देश की इनकम चेक करते हैं, किसी भी इसमें मेजरमेंट में हम लेते हैं कि इनकम क्या है। तो इनकम जो है उसका ड्रॉबैक क्या, अगर हम इनकम मेथड यूज़ करें तो उसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि उसमें सेवरल वीकनेसेस हैं। मतलब सिर्फ हम इनकम चेक करके नहीं बता सकते कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने न्यूअर वेज ऑफ मेजरमेंट निकाला है कि हम लोग डेवलपमेंट को चेक करने के लिए कुछ नए क्राइटेरिया, कुछ नए पैमाने हैं जिनसे हम डेवलपमेंट को मेजर करेंगे। तो उनमें क्या क्या है? इनकम के अलावा हम लोग और भी अदर गोल्स हो सकते हैं सिटीजन्स के। तो इनकम मतलब हर एक इंसान का ये गोल होता है कि उसको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो पहला तो हमारा होता है जॉब। उसके बाद फिर होती है सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाए ठीक से। तो यानी कि हम हमारा मतलब मकसद ये होता है कि हमें मतलब पैसे से मतलब है, रुपीज़ जो होता है वो हमारा मेन क्राइटेरिया होता है। मेन जो हमारा डेवलपमेंट, कोई भी इंसान है, गरीब इंसान हो, अमीर हो, कोई भी इंसान हो, तो उसका पहला गोल क्या होता है कि पैसा अर्न करना। ठीक है, अर्निंग, पैसा कमाना। तो उसके अलावा भी गोल्स होते हैं, सिर्फ पैसा ही आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उसके अलावा हमारा होगा इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब समाज में सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। उसके बाद फ्रीडम होनी चाहिए हमारे पास, बोलने की का फ्रीडम या अपने रिलीजन को फॉलो करने का फ्रीडम। तो ये हर तरह की फ्रीडम को इसमें आ गया, इंक्लूड हो गया। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी, यानी हम हर तरह की सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, हर किसी के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए समाज में, डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, और हमारा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं वो रुपये के अलावा, यानी पैसे के अलावा आप ये सारा चीज़ गोल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर है फैक्टर्स फॉर सीकिंग ए जॉब। अब उसके बाद हमारे चैप्टर में एक चीज़ दिया गया था कि अगर आप कोई जॉब लेने जाते हो, मतलब हमारा मेन जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हमारा जो पहला गोल होता है वो ये होता है कि हमें किसी तरह से एक जॉब मिल जाए। तो अगर आप जॉब लेने जाएंगे तो आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे, सिर्फ आप पैसा नहीं देखेंगे, उसके अलावा आप क्या क्या देखेंगे? उसके अलावा हम देखेंगे फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली के लिए वहाँ पे फैसिलिटी कितनी है। मतलब अगर कोई आदमी जॉब करने जा रहा है वो अपनी फैमिली को वहाँ पे ले जाकर रख सकता है कि नहीं, वो जहाँ रहेगा उसका जो रेजिडेंस है वो सेफ़ है या नहीं है। उसके बाद फिर वर्किंग एटमॉस्फेयर, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब काम में आपको सैलरी मिल रही है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो वो भी पसंद नहीं आएगा।
फिर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आप वहाँ जा कर के कुछ सीख रहे हो या नहीं। अगर आप कोई जॉब भी करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो देखा जाएगा कि कौन सी जॉब में आप ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको। फिर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको 2 महीने के लिए जॉब पे रख लिया फिर आपको वहाँ से हटा दिया गया। तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको लगातार वो जॉब मिलनी चाहिए, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा नहीं होना चाहिए उसमें। उसके बाद है मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। अगर कोई जॉब है जो आपको हाई पेमेंट तो देती है बट आपको कोई टाइम नहीं आपके पास मिलता है फैमिली को देने के लिए, तो आपकी सैलरी ज़्यादा है लेकिन आप इतने ज़्यादा काम में बिजी होते हो, इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब ये क्या है कि चैप्टर में हमें ये सिखाया जाता है कि अगर डेवलपमेंट अगर हमको चाहिए तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मॉनेटरी डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि डेवलपमेंट का मतलब होगा कि जो हम पैसा कमा रहे हैं साथ में उसके अलावा हम इन सारे पॉइंट्स को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को भी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद सिमिलरली पीपल लुक फॉर मिक्सचर ऑफ गोल्स, तो इसी तरह लोग जो है वो अलग अलग तरह के गोल्स देंगे, अपने लिए कंसीडर करेंगे। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि वुमेन के लिए क्या चाहिए, तो सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, कोई भी जॉब अगर वो करने जा रही है तो उसके लिए सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। फिर एक ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। ठीक है, वो जहाँ काम कर रही है उसको समाज में वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि वुमेन जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क के लिए है। तो उस लोग ये एक्सेप्ट करें, सोसाइटी एक्सेप्ट करे कि औरत बाहर जाके काम कर सकती है। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब ये कि जो मेल जेंडर के लोग हैं वो जो काम करते हैं उनको उसी काम के लिए ज़्यादा सैलरी दी जाती है और औरत को सैलरी थोड़ी कम दी जाती है उसी काम के लिए। तो जब आप काम इक्वल ले रहे हो तो आप पेमेंट भी इक्वल दोगे, उसमें आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, आप अलग अलग कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है, पहला चीज़ हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा मकसद क्या है कंपेयर करने का, पर्पस ऑफ कंपैरिजन क्या है, क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम दो कंट्रीज को। मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया इज इनकम, तो जो मेन क्राइटेरिया होता है हमारा वो इनकम होता है। मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग दैट ह्यूमन बींग्स नीड। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आपके पास हर फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री मीन्स इनकम ऑफ ऑल लिविंग रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, किसी देश के टोटल इनकम का मतलब होता है कि वहाँ पे रहने वाले सारे रेसिडेंट्स यानी सारे सिटीजन्स का जो इनकम है उसको जोड़ करके जो अमाउंट आएगा वो आपका टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हो जाएगा। फिर है सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन वी यूज एवरेज इनकम, तो हम एवरेज इनकम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग देश का साइज अलग है और वहाँ की पॉपुलेशन अलग है। तो इसलिए अगर हमें दो कंट्रीज को कंपेयर करना रहे तो हम क्या करेंगे, उनका एवरेज इनकम लेंगे, यानी कि पर कैपिटा इनकम लेंगे कंपेयर करने के लिए। फिर है एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम की डेफिनेशन क्या, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है जी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। और ये कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है, तो ये यूज करता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को ये यूज करेगा अपना वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करने में। फिर है कंट्रीज विथ पर कैपिटा, अब अच्छे से क्वेश्चन आएगा ना कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिलीज होती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर जवाब होगा आपका पर कैपिटा इनकम। फिर है कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर, अगर कोई कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में 12,616 पर एनम है, यानी कि एक साल में इतनी इनकम है या इससे भी ज़्यादा है, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी, रिच कंट्रीज कहलाएंगी। फिर है अगर यूएस डॉलर आपका जो पर कैपिटा इनकम है किसी कंट्री का वो 1,035 या उससे कम है तो वो लो इनकम कंट्रीज कहलाएंगी। और अगर अब यहाँ पे एक और डेटा दिया गया है कि 2012-13 के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1530 है यूएस डॉलर में, तो इस वजह से इंडिया किस कैटेगरी में फॉल करता है, लो मिडिल इनकम में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया कौन से कैटेगरी में लाई करता है और वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा रिच कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, तो आप इसमें लगाओगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवीजन। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज इनकम।
ठीक है, हम लोग एवरेज इनकम को इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, एवरेज इनकम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए? तो क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि, क्योंकि सारी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन एक जैसे नहीं है, इसलिए हम अलग अलग कंट्रीज़ के लिए एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने में, टोटल इनकम नहीं यूज़ करते। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी खराबियाँ क्या है? इसकी खराबियाँ ये हैं कि ये हाइड करती है डिस्पैरिटीज़ को, या इनकम गैप को हाइड करती है। इनकम गैप यानी कि अगर कोई आदमी है जो आपकी कंट्री में 10 रुपीज़ कमाता है, और इसी कंट्री में कोई आदमी है जो 100 रुपीज़ कमा रहा है, और इसी कंट्री में कोई आदमी है जो 1000 रुपीज़ कमा रहा है, ठीक है, तो अब ये तीन लोग जो हैं वो इन तीनों की इनकम अलग अलग है। लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो हम इन सारे लोगों की इनकम्स को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होता है उससे डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ हमने यहाँ पे 3 कंट्रीज लिए हैं, सॉरी 3 लोगों का लिया है, तो तीनों की इनकम अलग अलग है, और हमने इसको टोटल पॉपुलेशन यानी कि जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज इनकम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कि एक लोग जो है, एक इंसान जो एक पर्सन है वो 10 रुपये कमाता है, कोई 100 रुपये, कोई 1000 रुपये, तो इन दोनों के बीच का इनकम गैप कितना ज़्यादा है। और एवरेज इनकम का डेटा जब हम देखेंगे, जो अलग अलग कंट्रीज़ के एवरेज इनकम दी गई होगी, तो वहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि उनके सिटीजन्स के बीच में इनकम गैप कितना ज़्यादा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इनकम गैप छुपा लेता है ये। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इसके बाद है कि महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ किस स्टेट की है, वो महाराष्ट्र की है, और सबसे लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम जो है वो बिहार की है, ये 2012-13 के डेटा के मुताबिक, ठीक है। तो ये भी डेटा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदर क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। अब यहाँ देखो कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनको रिवाइज कर लो। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइफ बॉर्न बिफोर रीचिंग 1 ईयर। मतलब ये कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 1 साल के अंदर अंदर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो जो डेटा होता है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। जैसे कि 100 बच्चे अगर पैदा हुए हैं, तो उनमें से मान लिया कि आपके 10 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो गई है 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले, ठीक है, तो ये कहलाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो है टर्म लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जो है मतलब ये कि अगर कोई इंसान कोई एक लैंग्वेज में पढ़ना और लिखना जानता है तो वो लिटरेसी रेट कहलाएगा, मतलब वो लिटरेट कहलाएगा। और अगर कोई एक लैंग्वेज नहीं जानता है, कोई भी एक लैंग्वेज नहीं जानता, पढ़ना या लिखना, कोई अक्षर पहचानना भी नहीं जानता है, तो वो इलिटरेट कहलाएगा। तो लिटरेसी रेट जो है वो लिटरेट पॉपुलेशन चेक करती है। अब कितने एज से इसको चेक किया था, 7 साल या उसके अबव, यानी कि अगर कोई बच्चा है 2 साल 3 साल का, तो उसको आप क्या कहोगे, लिटरेट या इलिटरेट, क्योंकि अभी तो वो बोलना ही सीख रहा है, अभी तो वो सीख ही रहा है, तो 7 साल तक की उम्र तक वो सीख जाएगा। अगर 7 साल से कोई एज ज़्यादा है, किसी की 7+ एज है और उसको कुछ अक्षर पहचानना भी नहीं आता, तो वो इलिटरेट कहलाएगा। तो इसमें एज जो है वो 7 साल है, ठीक है। उसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब 14 और 15 साल के एज के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये डेटा जो होता है वो नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है। फिर पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब वो फैसिलिटीज़ जो सरकार, आपके देश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो आम जनता के लिए प्रोवाइड करती है, तो उसको कहते हैं इनकम। इनकम जो है, इनकम इज नॉट कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर फॉर मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इनकम जो है वो एडिक्वेट नहीं है किसी भी देश के लोगों को के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए, उनकी खुशहाली को, उनकी फैसिलिटीज़ या उनके डेवलपमेंट को चेक करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। तो इनकम के अलावा हम देखते हैं कि हमें देखना है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा मिल रही हैं। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में का एग्जाम्पल क्या है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, unadulterated medicine, prevention from infectious diseases unless the whole community takes preventive steps। यानी कि आपके पास पैसा है, ठीक है, चलो ठीक है, पैसा आपके पास, लेकिन अगर आपके मार्केट में जो दवाइयाँ हैं वही मिलावट वाली मिल रही हैं, तो कैसा रहेगा आपके लिए। आपके जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन वाला है, और आपकी जिस कम्युनिटी में रहते हो वहाँ के लोग जो हैं वो बीमारी से प्रिवेंशन के लिए कोई भी स्टेप नहीं लेते, कुछ भी उनको मालूम नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे में सबको बीमारी जब होगी तो आपको भी वो डिजीज़ हो सकता है, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हो गया पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी कि ये जब सरकार ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, सरकार आपकी कम्युनिटी को अवेयर करेगी, पोल्यूशन पे ध्यान देगी और मेडिसिन वगैरह पे ध्यान देगी, तो ही आप जो है सेफ रह पाएंगे। उसके अलावा आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ में आ जाता है आपके सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड्स एंड ब्रिजेस, ठीक है, रोड्स एंड ब्रिजेस, डैम्स वगैरह, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार देती है।
देन है डेटा में दिया गया था कि सबसे ज़्यादा कम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किस स्टेट की है, तो उसका जवाब होगा कि केरला। इंडिया में केरला वो स्टेट है जहाँ पे सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ, आपके सरकार जो है वो बेसिक हेल्थ प्रोवाइड करे, एजुकेशन दे, ठीक है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस। फिर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सरकार आपको राशन प्रोवाइड करेगी कम से कम कीमत पे। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज लाइकली टू बी बेटर, तो यानी कि केरला जो है वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है, और उसकी जो रीजंस हैं वो ये हैं कि क्योंकि वहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटी यानी क्लिनिक, हॉस्पिटल वगैरह है, जो लोग हैं वहाँ की महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं, फिर पीडीएस सिस्टम है यानी कि वहाँ के लोगों को प्रॉपर फूड मिल रहा है, तो उनको जब न्यूट्रिशन मिलेगा, जब उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और उनकी डेथ, उनके बच्चों की जो है डेथ नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर है यहाँ पे आपका कैसे हम चेक करेंगे कि कोई इंसान जो है, कोई एडल्ट जो है वो अंडर नरिश्ड है, यानी उसको किसी न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बीएमआई से हम चेक करेंगे कि एक जो इंसान है, एक जो एडल्ट है वो कैसा है, मतलब ज़्यादा ओवरवेट है, नॉर्मल है या अंडर नरिश्ड है। तो बॉडी मास इंडेक्स में अगर आपका 18.5 से लेकर के 25 तक आता है तो नॉर्मल है, उससे कम है तो अंडर नरिश्ड है, उससे ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी का शिकार है, यानी कि ओवरवेट है। और बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम उसमें टोटल वेट लेते हैं केजी में, और जो बंदे की हाइट होती है वो लेते हैं मीटर्स में, और वेट लेने के बाद केजी में उसकी जो हाइट होती है उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, उसका स्क्वायर करते हैं और फिर डिवाइड करके जो आंसर आता है वो अगर आपका इन दोनों के बीच है तो वो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा है तो ओवर वेट है, और इससे कम है तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ठीक हो गया। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है यूएनडीपी, और वो 3 क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये तीनों क्राइटेरिया आपके सामने है। एजुकेशन यानी लिटरेसी रेट चेक करेगा, हेल्थ स्टेटस देखेगा, और पर कैपिटा इनकम देखेगा किसी भी कंट्री का कंपेयर करने के लिए। फिर है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक है ये। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि इससे प्रदूषण हो रहा है, इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब कुछ जो है, ये जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ जो भी पॉल्यूशन फ्री जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे हम, और इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। अब दूसरा एक एग्जांपल दिया गया था आपको कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है, अब देखो पानी जो है वो पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ग्राउंड वाटर रिसोर्स का जब आप ओवर यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि यूजिंग मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, यानी कि देखो पानी हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर रेन होती है, रेन होती है तो हमारा जो है ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर हो जाता है, लेकिन अगर हम जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा अगर हम ग्राउंड वाटर को वेस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा पानी बहाएंगे तो वो ओवर यूज में आ जाएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और क्रूड ऑयल जो है वो पॉल्यूशन भी करता है, और इसके जो इसका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो इसको भी हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना है। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें ये सब चीज़ को रोकना होगा, ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर का रोकना होगा, क्रूड ऑयल के इस्तेमाल को कम करना होगा। ठीक है, तो हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे उसको इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अगर ऑयल की प्राइस है, अब देखो इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है, जो भी हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होता है वो इंडिया इंपोर्ट करता है, तो उसके लिए हमें प्राइसेस पे करनी पड़ती है। तो अगर ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो ये सारे आम लोगों के ऊपर बर्डन बन जाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सेफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है, और जो क्लीन एनर्जी है उसका इस्तेमाल करना है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्री। अब देखो जो हम पॉल्यूशन फैलाएंगे या इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे तो ये सिर्फ हमारे स्टेट को नहीं बल्कि दूसरे जगह भी नुकसान देगा, मतलब कि जो भी इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं हम लोग तो वो पूरे ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड वाइड उसका, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ एक कंट्री के ऊपर नहीं हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर हर देश के ऊपर हो रहा है, तो ये बाउंड्रीज को नहीं देखता, ये पूरे अर्थ को डैमेज करता है। ठीक है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसके लिए आप इसका क्विक रिवीजन हो गया।
ठीक है, पूरा डिटेल में रिवीजन हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और चैप्टर को रिवाइज करेंगे।